नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट पे। मैं अभिषेक तिवारी। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस। और जो हम लोगों का फर्स्ट सेशन है ज्योग्राफी में, उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके एटमॉस्फेयर से, क्योंकि एटमॉस्फेयर से आपके रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग उन क्वेश्चनों को लेके और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। पहले पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और फिर मेंस के क्वेश्चन, पीटी के क्वेश्चन, जहां जहां से आप लोगों के ऑप्शनल के रिलेटेड जो आप लोग पढ़ रहे हैं वहां से रिलेटेड जो भी पीटी के क्वेश्चन होंगे उन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो मेंस के क्वेश्चन हैं उन पे भी डिस्कस करूंगा, और नए क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं उन पर भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं सबसे पहले वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। जो हम लोगों का टॉपिक है, मेन हार्ट को टॉपिक, वो है हम लोगों का संगठन एवं संरचना, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की हम बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आप किसे कहेंगे? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपका एटमॉस्फेयर की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख रहे होंगे, इस फिगर में क्या है, आपकी अर्थ है और उसके चारों तरफ जो आपका गैसीय पिरामिड्स बना है, जो गैसीय आवरण है, उसे हम लोग कहते हैं पृथ्वी का वायुमंडल या पृथ्वी का वायुमंडल। इसे अब ऐसे समझिए, सपोज दैट जैसे कि ये आपकी अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ के शेप पे आते हैं और चीजों को समझते हैं बहुत बारीकी से। इसे हमने कह दिया कि ये आपकी अर्थ है, पृथ्वी है। हमने कहा ये हमारी पृथ्वी है, और मैंने वर्ड क्या यूज किया था कि चारों तरफ, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपका चारों तरफ जो आवरण पाया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल। सपोज दैट ये पृथ्वी के चारों तरफ, ये आपकी अर्थ है। याद रखिएगा वर्ड, ये अर्थ की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अर्थ, इसके चारों तरफ पाए जाने वाले हम गैसीय आवरण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? गैसीय। पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाले गैसीय आवरण को हम पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। क्लियर हुआ कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण होगा उसको हम लोग पृथ्वी का वायुमंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम पृथ्वी का वायुमंडल कहेंगे। अब एक चीज याद रखिएगा कि ये पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण पाया जा रहा है, इसको तो हमने कह दिया कि ये पृथ्वी का क्या हो गया? वायुमंडल हो गया। अब एक पॉइंट और है कि क्या इस वायुमंडल का यूज आपके लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स पर पड़ता है या नहीं पड़ता है? सीधा सीधा आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाता है पीटी में, क्या ये पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो ये भी आप लोगों को याद रखना है यहां पर कि जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं या जो भी, यहां पॉइंट बनाइए और एक पॉइंट को यहां से डिनोट करिए। सॉरी, यहां से मत करिए क्योंकि थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो यहां से आप एक पॉइंट को डिनोट करिए और डिनोट करने के बाद एक पॉइंट मेंशन करिए इसी में कि यह वायुमंडल, यह वायुमंडल
मंडल जीवों के जीने के लिए, जीवों के जीने के लिए अत्यधिक उपयोगी होगा। ठीक, अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, मैंने जीवों की बात कर दी तो यहां पर आपका इन्वायरमेंट ऑलरेडी जुड़ चुका है। क्यों? क्योंकि लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स या आपके बायोटिक या अबायोटिक दोनों कारक यहां पर जुड़ जाते हैं। अब कैसे जुड़ेंगे इसको हम लोग अलग अलग डायमेंशन में समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि यहां पर हम ये कहें कि ये पृथ्वी का एक पार्ट है जो आपसे जुड़ा हुआ, गैस ना हो, यदि आपके पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार की गैसों का आवरण ना हो, जैसे कि एग्जांपल ले, मैंने क्या कहा, ये वायुमंडल में जीवों के जीने के लिए अत्यधिक उपयोगी है। अब यहां पर आप लोगों को समझना है कि कैसे अत्यधिक उपयोगी होगा, आखिर रीजन क्या है इसके अत्यधिक उपयोगी होने का। तो सबसे पहले आप अगर हम कहें कि जीव की बात करें, ठीक, जीव की बात करते हैं, हमारी पृथ्वी में यदि हम देखें तो कितने प्रकार की प्राकृतिक, अगर प्राकृतिक नेचुरल प्लांट्स की बात करें या फिर ह्यूमंस की बात करें या फिर किसी भी आप एनिमल्स की बात करें, जीवों की बात करें, तो जीव या सजीव की बात करें, सजीव या लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इसमें लिविंग थिंग्स में हम 3 क्राइटेरिया में इसे डिवाइड कर दें। जैसे कि आपके जीव हो गए, जीव जंतु, प्लांट्स हो गए या पौधे हो गए। नेक्स्ट आपके जो क्या हो जाएंगे, सूक्ष्म जीव या माइक्रोबोलिज्म, सूक्ष्म जीव। ठीक, यहां पर हमने क्या कह दिया, तीसरा पॉइंट, सूक्ष्म जीव जो आपको दिखाई नहीं देते लेकिन सर्वाइव एटमॉस्फेयर में करते हैं। इनके लिए क्या कारक है भाई, अगर ये जीवन जीने के लिए इनकी बात करें तो यहां पर आपको जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, O2 की मात्रा। लेकिन आपको ऑक्सीजन चाहिए, इनको जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, CO2 की मात्रा चाहिए। क्लियर है कि ये क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ जो आवरण है, यही आवरण किसके लिए उपयोगी हो गया, यही आवरण पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया सजीव के लिए। इनके लिए CO2 चाहिए, आपको O2 चाहिए, और ये कहां से मिलेगा, ये आपके वायुमंडल से, जो आपका ये वायुमंडल है यहां से ये क्या प्लांट्स आपके ले लेंगे, CO2, और ये आप यहां से क्या ले रहे हैं, O2, और प्लांट क्या छोड़ रहे हैं, आपको O2 दे रहे हैं और आपसे CO2 ले रहे हैं। आप क्या छोड़ रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं। तो एक दूसरे के बीच में सामंजस्य बना हुआ है। तो यहां पर यदि हम देखें तो पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है वो जीवन जीने के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। जो गैसीय आवरण की हम लोग बात करते हैं उस पर भी हम लोग फोकस करते हुए चलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं कि एक पॉइंट आप लोगों के मन में हमेशा आता है कि आखिर पृथ्वी का ये जो गैसीय आवरण है, पृथ्वी का ये जो गैसीय आवरण है आखिर पृथ्वी से जुड़ा कैसे है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी कहां पर है, अगर हम देखें तो हमारी पृथ्वी कहां पर है, हमारी पृथ्वी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में तैर रही है, यही हम लोगों ने जाना है। ठीक, ये हमारी अर्थ, ये हमारी अर्थ कहां पर है, आपके सौरमंडल में है, आपके सौरमंडल में। तो इसके चारों तरफ ये जो गैसीय आवरण है कैसे आखिर ये इससे चिपका हुआ है, कैसे ये इससे जुड़ा हुआ है। तो ये वर्ड याद रखिएगा कि ये गैसीय आवरण जो है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट है। यह गैसीय आवरण, यह गैसीय आवरण पृथ्वी से उसके गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से
माध्यम से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। अगर यहीं पर प्रश्न आ जाए, यदि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क ना करे, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम ना करे, तो क्या यह गैसीय आवरण पृथ्वी से जुड़ा रहेगा या नहीं रहेगा? तो निश्चित रूप से यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करेगा तो यह गैसीय आवरण क्या हो जाएगा? पृथ्वी से दूर हो जाएगा, पृथ्वी से हट जाएगा, पृथ्वी से अलग थलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यह पृथ्वी से पूरी तरह से अलग हो जाएगा। याद रखने वाला पॉइंट है, यह पृथ्वी से पूरी तरह से अलग हो जाएगा। इसकी कोई भी कल्पना फिर नहीं की जा सकती है। ठीक, तो यहां पर जो भी चीजें जुड़ती हैं पृथ्वी से, तो वो पृथ्वी के, या फिर हम किसी भी पिंड की बात कर लें, या फिर हम किसी भी पिंड की बात करें, तो जो भी उसका वायुमंडलीय क्षेत्र होता है, जो भी वायुमंडलीय क्षेत्र का निर्माण होता है, वह उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स उसका उतना नहीं होगा तो वह अपने चारों तरफ स्थित गैसीय आवरण को नहीं रोक सकता है, वो उससे अलग हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग धरती पे टिके हुए हैं, किस कारण टिके हुए हैं? क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स हमें नीचे रोके हुए। यही जब हम अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो क्या हो जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक, जब ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाता है, वहां पर क्या है? वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है पिंड का, तो हम लोग तैरते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि आखिर गैसीय आवरण पृथ्वी से कैसे जुड़ा हुआ है, ये भी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यह याद रखने वाले पॉइंट हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि यदि हम बात करें तो यहां से पृथ्वी का जो यह गैसीय आवरण है, यह कितनी ऊंचाई तक होगा? तो 16 से लेकर 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह गैसीय आवरण पाया जाता है। यह गैसीय आवरण याद रखिएगा, यह गैसीय आवरण पृथ्वी के 16 से 29,000 किलोमीटर तक पाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कितने किलोमीटर तक पाया जाता है, क्योंकि आप लोग ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को ये बारीक चीजें आनी चाहिए, पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता होता है तो ये आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये कितने ऊंचाई तक पाया जाता है? 16 से लेकर 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह अनुमान किया गया है कि यह पाया जाता है। दूसरी चीज, वायुमंडल की भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं जो होती हैं वायुमंडल में, वायुमंडल में भौतिक, रासायनिक और मौसमी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, याद रखिएगा कि यह प्रक्रिया होती रहती है। क्यों होती रहती है? क्योंकि यदि हम जलवायु की बात करें, मौसम की बात करें, ठीक है, इनमें क्या होता रहता है? निरंतर परिवर्तन होता रहता है। याद रखने वाले पॉइंट है, इनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यहां पर क्या है? मेघाच्छादन भी होगा, बादलों का निर्माण भी होगा और बादलों से वर्षा भी होगी। तो यह पूरा का पूरा प्रोसेस आपके इसी वायुमंडल के द्वारा पूरी प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। अब यहां पर बात आती है कि ये तो हमने मोटा मोटा अपना ये समझ लिया कि ये हमारी पृथ्वी पर एक गैसीय आवरण पाया जाता है, उसके आधार पर हमने
उसके आधार पर हमने इस पर चर्चा की। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत ज्यादा पीटी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहां से आपको एक विजन क्लियर करना होता है बस। यहां से जब आप विजन क्लियर हो जाएगा तो चीजों को हम एक दूसरे से कनेक्ट करना प्रारंभ करते हैं। अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वायुमंडल का संगठन। क्या आता है वायुमंडल का आपका नेक्स्ट पॉइंट पे यदि हम देखें तो यहां पर आपका जो पॉइंट आएगा वो आता है वायुमंडल का संगठन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डालिए इसको, वायुमंडल का मंडल का संगठन या कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, याद रखिएगा एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं हम लोग। अब जब भी हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करेंगे या वायुमंडल के संगठन की बात करेंगे तो वायुमंडल के संगठन को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में हम डिवाइड कर देते हैं इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, इसको हम तीन भागों में डिवाइड करने की पहले यदि हम देखें तो इसको हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे। पहला पॉइंट अगर हम देखें कैसे तीन भागों में डिवाइड होगा, ये चीज आप लोगों को अब जाननी है। ठीक है, मान लीजिए आपका ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट को हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला पॉइंट, ठीक, वायुमंडल का संगठन है तो संगठन में क्या आ जाएगा, गैस तो कॉमन है, गैस रहेगी। पहला पॉइंट आपका क्या हो गया, पहला यदि हम देखें तो पहली लोकेशन आपने यहां पर सेट की वो आपकी गैस हो गई। गैस होने के बाद दूसरे पॉइंट पर दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, जल वाष्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर दूसरा पॉइंट, जल वाष्प। तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करते हैं जल वाष्प, और जल वाष्प के बाद तीसरा पॉइंट हो जाता है आपका एरोसॉल। एरोसॉल या धूल कण। याद रखिएगा तीसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पहला गैस हो जाएगा, दूसरा जलवाष्प हो जाएगा, तीसरा पॉइंट आपका एरोसॉल या धूल कण। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये जब खुलेगा तब आप लोगों को और समझ में आएगा। ठीक है, हमने बात कही इन तीन पॉइंट पर, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। अब हमें एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से पढ़ना है क्योंकि हम लोग किसके स्टूडेंट है, ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट है। और थारोली समझेंगे तो आप लोगों को जीएस में बड़ी लीड मिलने वाली है। और कैसे लीड मिलेगी वो अब आप समझिए। तो हम सबसे पहले पॉइंट को उठा लें। हमने बात कही गैस की, तो सबसे पहला पॉइंट यदि हम देखें तो गैस का आएगा हमारा। तो हम लोग सबसे पहले गैस को उठाते हैं और गैस को जानने की कोशिश करते हैं गैस क्या है। ठीक है, ठीक, तो गैस का जब भी हम बात करते हैं कि गैस, अब गैस को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, एक आपकी कौन सी गैस होगी, यह स्थायी गैस और परिवर्तनशील गैस। दो तरह की गैसें हमारे वायुमंडल में, दो तरह की गैसें पाई जाती, एक तो स्थायी गैसें पाई जाती है, एक परिवर्तनशील गैसें पाई जाती हैं। याद रखने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्थायी गैस, और दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी परिवर्तनशील गैस। परिवर्तनशील गैस, याद रखने वाले पॉइंट है कि दूसरी गैस कौन सी हो जाएगी,
परिवर्तनशील गैस। जैसा कि हम लोग नाम से देख रहे हैं, नाम से क्या लग रहा है, स्थायी गैस, जिसमें किसी भी प्रकार के, जिसकी प्रतिशत मात्रा में या जिसकी मात्रा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, या किसी भी व्यक्ति की स्थिति में या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे हम लोग स्थायी कहते हैं। ये स्थायी नौकरी है। अगर आप पीसीएस बन जाते हैं तो वो क्या होता है, वो आपकी स्थायी नौकरी है। बिजनेस में क्या कहते हैं कि लैक होता रहता है, अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो वहां पर आपकी सैलरी परमानेंट नहीं होती। हो सकता है आज के दिन आपकी सैलरी क्या हो जाए, आपकी सैलरी 1 लाख हो जाए, हो सकता है आपकी सैलरी अगले महीने 20,000 हो जाए, हो सकता है अगले महीने आपकी सैलरी पे आपके पास पेमेंट आए 50 लाख की, हो सकता है उसके नेक्स्ट मंथ आपकी हो जाए 25,000। तो ये क्या है, ये अप एंड डाउन हो रहे हैं, इनमें परिवर्तन हो रहा है, स्थायित्व तो नहीं है। हाँ, नो डाउट आप पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन यदि मैं कहूं कि एक बाबू है तो उसकी कीमत क्या है, वो 25,000 पा रहा है, लेकिन हर महीने 25,000 पा रहा, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो यहां पर जो वर्ड आया स्थायी गैस, तो स्थायी गैस का मतलब है कि वह गैस जिसकी मात्रा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्थायी गैस कहते हैं। उसे हम स्थायी गैस कहते हैं। याद रखिएगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्थायी गैस कहेंगे। अब स्थायी गैस के एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या होंगे स्थायी गैस के, ये हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हमें जाननी है, इंपॉर्टेंट चीजें, और जब इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसे हमें बहुत एग्जाम्पल से समझिए। जैसे एग्जाम्पल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके प्रतिशत मात्रा में कमी नहीं आती है। क्या नहीं आती, इनकी प्रतिशत मात्रा में कमी नहीं आती है। सपोज दैट, मान लीजिए कि इसका 79% है और ऑक्सीजन का प्रतिशत 1% है। ठीक है, कितना, ऑक्सीजन का प्रतिशत यदि 21% है और आपके नाइट्रोजन का 79% है, तो क्या ऑक्सीजन की मात्रा नेक्स्ट ईयर कम हो जाएगी या नेक्स्ट ईयर ज्यादा हो जाएगी? ठीक, ऐसा नहीं होता है। क्या है, यह स्थायी है, इसके प्रतिशत की मात्रा निरंतर सेम रहती है। ठीक है, क्या रहती है, इसके प्रतिशत की मात्रा हमारे वायुमंडल में सेम बनी रहती है, इसकी प्रतिशत मात्रा में कमी नहीं आती है। ठीक है, क्या नहीं आती, कमी नहीं आती है। अन्य गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी हो सकती है, कमी हो सकती है, इनमें कमी और बढ़ोतरी नहीं होती है। मतलब ये कांस्टेंट हैं, स्थिर हैं, स्थायित्व हैं, जिसकी तलाश क्या है, आपको तलाश है एक सरकारी नौकरी की। और सरकारी नौकरी की तलाश क्यों है, क्योंकि वह स्थिर है, वहां पर आपको बाहर नहीं निकाला जा सकता है। एक बार यदि पीसीएस ऑफिसर बन गए, यूपीएससी से आपने अपने आप को सिलेक्ट करा लिया, आईएएस ऑफिसर बन गए, तो आप क्या हैं, आप सिलेक्टेड हैं। अब आपको बाहर निकालने वाला रास्ता आसान नहीं होगा। माइकल लाल नहीं है जल्दी आपको बाहर कोई निकाल सके, आपके कर्म ऐसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो स्थायी का मतलब क्या हो गया, जिसकी मात्रा में, जिसकी प्रतिशत मात्रा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, वह स्थायी होगा। अब परिवर्तनशील गैस,
नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, परिवर्तनशील गैस, ऐसी गैसें जिनके ऐसी गैसें जिनकी मात्रा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है, होता रहता है, उसे हम परिवर्तनशील गैस कहते हैं, परिवर्तनशील गैस कहते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं कि चीजें बहुत आपको क्लियर हो रही होंगी, लेकिन एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा इसको भी। एग्जाम्पल, अब जैसे कि आप लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एक कॉमन लाइफ का एग्जाम्पल हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी आपकी लाइफ है और लाइफ में हर चीज एक कॉमन वे है। जैसे हम लोग किसी को देखते हैं, वो आ जाता है कि यार मुझे यूपीएससी करना है, फिर कुछ दिन बाद वो एसएससी वालों के साथ जाता है और एसएससी वालों के पास बैठता है, वो कहता है यार अगर सीबीआई में इंस्पेक्टर हो जाए तो आराम से एसएससी से निकाल के सीबीआई में इंस्पेक्टर हो सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ, अब वो क्या आपके पास आया, उसने कहा कि यार यूपीएससी नहीं, मैं एसएससी दूंगा और एसएससी में मैं सीबीआई में इंस्पेक्टर हो जाऊंगा। ठीक है, तो एक कॉमन सिनेरियो क्या हुआ, आज वो यह था, कल उसके विचार फिर से आए, फिर वो तीसरे से मिला, उसके विचार फिर से बदले, फिर वो चौथे से मिला, फिर उसके विचार फिर मिले, बदल गए, पांचवें से मिला और पांचवें से फिर बदल गया। तो उसमें क्या हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा, उसके विचारों की, उसकी स्थिति में, उसकी मानसिकता में निरंतर क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा है। अर्थात वह कहीं पर भी स्टेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, एक कॉमन सी एग्जांपल है और आप लोगों की लाइफ में होता भी है। ठीक है, जैसे कि आप लोग हैं तो यंग एज के हैं, गर्ल्स हो या बॉयज हो, ठीक, तो बॉयज क्या होते हैं, गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमारी गर्लफ्रेंड है फिर भी हम दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए, गर्ल्स है उसका बॉयफ्रेंड है फिर भी दूसरे लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो ऐसे लोग जो होंगे वो क्या होंगे, निरंतर परिवर्तनशील होंगी। उनकी स्थिति पे भरोसा नहीं किया जा सकता, उनकी चीजों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आज ऐसा है तो कल वैसा हो जाएगा, परसों ऐसा। बहुत से एग्जाम्पल हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों की चीजें आती हैं। तो यहां पर वो गैसें भी होती हैं, वैसे ही आपका नेचर भी है, वैसे आपका कैरेक्टर भी है। आपकी पृथ्वी में भी ऐसे लोग हैं, ऐसी गैसें हैं जो निरंतर परिवर्तनशील हैं, निरंतर उनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि मान लीजिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी निरंतर परिवर्तन होता है। CH4, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, नियान, ये सभी गैसें क्या है, इनमें हमेशा परिवर्तन बना रहता है। क्या रहता है, इनमें परिवर्तन बना रहता है। अब जब ये गैसें परिवर्तन करेंगी तो निश्चित रूप से इसका इंपैक्ट भी पड़ना है अभी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कुछ गैसें क्या होती हैं, स्थिर गैसें होती हैं, और कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, निरंतर परिवर्तनशील होती हैं। और जो गैसें निरंतर परिवर्तनशील होती हैं उनकी मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि CO2, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए आपकी पृथ्वी में, 0.03%। यदि इसमें एक भी पॉइंट में वृद्धि होती है तो उसका इंपैक्ट आपको देखना पड़ता है। तो चीजें याद रखने वाली है कि कैसे इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है और कहां पर आपको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चीजों को समझना भी है और जानना भी है। क्लियर है? चलिए, तो इतनी चीजें आपने ये देख ली। हम लोग गैसों की बात कर रहे थे। गैसों में क्या है,
कि यह परिवर्तनशील गैसें हैं और स्थिर गैसें हैं। जैसे कि इसी में एक एग्जांपल और ले लीजिए, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पे आपकी ओजोन की मात्रा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या होता रहता है? ओजोन की मात्रा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हाइड्रोजन इसकी भी मात्रा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक, ऐसे बहुत ढेर सारी गैसें हैं, जितने एग्जाम्पल आप ले सकते हैं वो आप ले सकते हैं। मैंने आपको एक थारोली आपके वो एग्जाम्पल भी बता दिए जो लाइट से आप लोग अगर थोड़ा सा परिवर्तन के बारे में सोचेंगे बैठ के आराम से, तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। चले नेक्स्ट पॉइंट पर अब हम लोगों ने ये चीजें देख ली, स्थिर गैसें और अस्थिर गैसों की बात कर रहे थे। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर की बात हम लोग अभी तक कर रहे थे, तो उन चीजों को हम लोग देखे हैं। अब एक फिगर के माध्यम से देखिए, यहां पर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78% है। ठीक है, ऑक्सीजन की यदि मात्रा की बात करें तो यहां पर 21% आपकी ऑक्सीजन है, 78% आपकी अर्थ में क्या है? यहां पर आपकी 78% आपकी नाइट्रोजन है। दूसरा, कार्बन की मात्रा मैंने बताई थी आप लोगों को 0.03% होनी चाहिए। इससे ज्यादा आपके पृथ्वी में कार्बन की मात्रा नहीं होती है। और अन्य गैसें यदि हम बात करें तो ऑर्गन सारा मिला के अन्य गैसें भी कितनी हो जाती हैं? नेक्स्ट परसेंट पे ये देखिए, नाइट्रोजन की बात करें तो हमारे पास कितना है? 78%। ऑक्सीजन की बात करें 20.95 अप्रॉक्स, इसे हम लोग 21% मानते हैं। कितना मानते हैं? 21%। और अगर हम इन दोनों स्थिर गैसों को जोड़ दें 78 और 29, तो यहां पर 9 हो गया और 7 + 2 = 9, मतलब 99% आपकी अर्थ में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण मिलता है। अब आपका यहीं पर प्रश्न हो जाना चाहिए, एक कॉमन सा प्रश्न है और दिमाग यहां पर हमें लगाना है कि जैसे कि इस समय कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल में हुआ क्या? हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता हो गई। क्या हो गई? हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता हुई। क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता हो गई? हमारे वायुमंडल में तो ऑक्सीजन है ना, हम सांस भी ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं ना, और जब हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन की मात्रा अवेलेबल है हमारे यहाँ, तो यहां पर आप लोगों को यह सोचना है कि अब सिलेंडर की आवश्यकता क्यों हुई? आखिर सिलेंडर की आवश्यकता हुई तो कितने % सिलेंडर में ऑक्सीजन होगी? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों को जानना चाहिए। तो आप लोगों को यहां पर ऑक्सीजन कितनी मिल रही है? आपके वायुमंडल में 21%। और जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो सिलेंडर यूज करता है, वो लगभग 90% क्या उसे चाहिए होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो उसको लगभग 90% ऑक्सीजन की आवश्यकता होती। इसलिए ऑक्सीजन की जो सिलेंडर थी उनकी आवश्यकता हुई थी कोरोना में। तो याद रखिएगा कि कंटेंट यहां पर क्या है? 21 + 78, मतलब मैक्सिमम कंटेंट हमारी पृथ्वी पर किसका है? मैक्सिमम कंटेंट हमारी पृथ्वी पर नाइट्रोजन का पाया जाता है। और जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन दी जाती है उसको ऑक्सीजन इसलिए दिया जाता है कि वो बस मुंह खोले और उसके अंदर ऑक्सीजन भर के जाए, उसके फेफड़े में ऑक्सीजन बराबर पंप होती रहे, इसके लिए। तो उसके लिए कितनी % आपके? 90%। और जब हम लोग खींचते हैं तो हमारे फेफड़े वर्क करते हैं, वो किसके लिए? वो कितने, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा? मैं वर्क कर रही, मेरी बॉडी वर्क कर रही है ऑक्सीजन लेने में। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं भी आप लोगों से इस बार जो प्रश्न पूछे तो ऐसा भी प्रश्न घुमा के आप लोगों को दे सकता है, तो हम लोगों को तैयार रहना है हर तरह से। ऑर्गन की मात्रा की बात करें तो 0.93%।
आपके ऑर्गन की मात्रा पाई जाती है। नोबल गैसेस की बात करें तो 0.003% पाई जाती है। वाटर वेपर की बात करें, जल वाष्प, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जल वाष्प, वाटर वेपर, जल वाष्प की मात्रा आपकी अर्थ में 0 पॉइंट कितना है? 0.4% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी आ जाएगी? 0.037%, ये आपकी होनी चाहिए। मीथेन 1.7 ppm, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड कितनी है? 0.0 ppm, ठीक। ओजोन 0.04, ठीक। तो ये डस्ट पार्टिकल्स की बात कर रहा है, डस्ट पार्टिकल आपका P2 पार्टिकल की बात कर रहा है, ठीक। तो यहां पर आपके इस तरह से गैस का आवंटन है, इस तरह से गैस आपके पृथ्वी पर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, भूलना नहीं है। अब बात करते हैं, चलिए गैसेस की बात हो गई, लेकिन स्थिर गैसें और अस्थिर गैसें, तो हमें स्थिर गैसें पढ़ने की अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप में ही स्थिर रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अब अस्थिर गैसों की बात करेंगे। अस्थिर गैसों में भी उस गैस की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको पहुंचाती है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे CO2 की भूमिका क्या है।